वेलकम बैक। तो कैलोरीमेट्री के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लेटेंट हीट होती क्या है। हाँ, लेटेंट हीट के साथ साथ ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका फॉर्मूला कैसे बना है, इसको लैब में निकाला कैसे जाता है और इनके फॉर्मूले पे सवाल किस तरह से बनते हैं और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी पहले देख लीजिए, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने बताया था स्पेसिफिक हीट होती क्या है, इस्तेमाल कैसे होता है, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, उसको लैब में कैसे निकाला जाता है और की फॉर्मूले को सवाल के अनुसार किस तरह से तोड़ मरोड़ कर नए फॉर्मूले बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ उसके साथ हमने ये बताया था कि कैलोरीमेट्री क्या होती है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या होता है, उस पर कैसे फॉर्मूले बनते हैं, उन फॉर्मूले को कैसे हैंडल किया जाता है कि नहीं। तो पहला वीडियो भी देख लें। तो आज के में क्योंकि लेटेंट हीट के बारे में बात होनी है, तो लेटेंट हीट की पहली सी परिभाषा कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर अगर हम किसी मटेरियल, ठीक है, किसी मटेरियल या किसी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर मास ले लेते हैं, उसको इतनी एनर्जी देते हैं, इतनी हीट देते हैं, उसकी जो स्टेट है, मतलब उसकी जो अवस्था है, वो चेंज हो जाए। अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड है तो वो गैस में चेंज हो जाए, है ना, गैस है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए, या लिक्विड है तो वो ठोस में मतलब सॉलिड में चेंज हो जाए। तो ऐसे में क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। और किसी चीज की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उसको जितनी हीट देनी पड़ती है उसी को उस मटेरियल की लेटेंट हीट कहते हैं। आपने पहले वीडियो में पढ़ा होगा, अगर देख कर आए हो तो स्पेसिफिक हीट में बताया था हमने कि टेम्परेचर चेंज होने पर डिपेंड करता है ना। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है ना। लेकिन लेटेंट हीट में टेम्परेचर मायने नहीं रखता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर किसी चीज की स्टेट चेंज होती है, मतलब हम जानते हैं ना, पानी 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल हो जाता है, उससे अधिक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं पानी का। ऐसा नहीं है बढ़ाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है लैब में, लेकिन नेचुरल तौर पर पानी का जो टेम्परेचर होगा, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर वो नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचने के बाद उसमें जितनी भी हीट होती है वो हीट कहाँ जाती है, उसकी स्टेट को चेंज कर देती है। मतलब वो पानी क्या होता है, भाप में, वेपर में चेंज होने लगता है। तो ऐसे में अब वो वेपर में चेंज हो रहा है तो वेपर का भी टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब स्टेट जब चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप एक उदाहरण लेते हो, पानी, है ना, या बर्फ। बर्फ का जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे वो जमा होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वो उस बर्फ को अगर हम पिघला कर पानी बना दें तो उस पानी का भी अगर हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, है ना, तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का क्या मतलब है, अगर किसी चीज की स्टेट चेंज हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है, बदल रही है, तो ऐसे में टेम्परेचर मायने नहीं रखता है। अब ऐसे में उस बर्फ को पिघलाने में, मतलब उसकी स्टेट चेंज करने में जो हीट हमें देनी पड़ती है उसी को हम उसकी लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट आपको समझ में आ गई होगी। अब लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है। क्या? लेटेंट हीट और फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब यहाँ पर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्डिंग है, ठीक है, उनको अलग किया जा रहा है ना, एनर्जी देकर। कहने का क्या मतलब है, फ्यूजन को हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं। अगर हम मान लीजिए बर्फ लिए, बर्फ सॉलिड में है, सॉलिड क्यों है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स अधिक है। अब ऐसे में हम एनर्जी बहुत अधिक दे देते हैं। कितनी एनर्जी, बर्फ की लेटेंट हीट क्या होती है, वो लगभग, हाँ, 334 जूल प्रति ग्राम होती है। 334 जूल प्रति ग्राम का क्या मतलब है कि 1 ग्राम बर्फ को, हाँ, पिघलाने के लिए हमें 334 जूल एनर्जी देनी पड़ती है। क्या? 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए हमें 334 जूल एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। इसीलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। अब फ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड होता है वो ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। अभी सॉलिड था, अब बॉन्ड ढीला हो गया तो वो लिक्विड में हो गया, और ज्यादा ढीला हो गया तो गैस में बदल गया, है कि नहीं। तो ऐसे में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है, मेल्ट हो जाना, है ना। बर्फ अगर मेल्ट हो जाती है तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, है ना। उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर, है ना, कोई चीज बॉइल होता है, बॉइल होने पर क्या होता है, वो वेपर में चेंज होता है ना। अब किसी लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, है कि नहीं। इसीलिए इस लेटेंट हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहा जाता है, या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी कहते हैं। ठीक, अब याद रखो, यहाँ पर कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। अगर वो चीज बॉइल हो रही हो, मान लो कोई लिक्विड है, लिक्विड अगर, है ना, क्या लिक्विड बॉइल होकर वो गैस में चेंज हो रही है, वेपर में चेंज हो रहा है, तो उसकी वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग होगा। अब कोई लिक्विड का कितना होता है, वो लगभग 2260 जूल प्रति ग्राम होता है। देखो दोनों में अंतर है। अगर कोई सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग होता है। और कोई लिक्विड, ठीक है, कोई लिक्विड अगर वेपर में बदल रहा है तो उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग होता है।
ठीक है, इसीलिए इनके अकॉर्डिंग दो पार्ट में बांटा गया है। अब देखो यहाँ पर एक चीज बहुत काम की है क्या, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई सॉलिड, ठीक है, कोई सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जा रहा है ना, तो हमें उसको बदलने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, हर 1 ग्राम में 334 जूल। याद रखो यहाँ पर हम बर्फ की बात कर रहे हैं, सिर्फ बर्फ को ही 334 जूल देने पर उसका 1 ग्राम बर्फ पिघल जाएगा, है ना। 1 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए हमें 334 जूल देना पड़ेगा। 2 ग्राम बर्फ पिघलाना हो तो 334 गुणे 2 कर सकते हो। 10 ग्राम बर्फ पिघलाना हो तो 334 गुणे 10 कर सकते हो, है कि नहीं। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो कि अगर 10 ग्राम बर्फ हमें पिघलाना हो तो हमें कितने जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन याद रखो, दोबारा हम बोल रहे हैं, लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, देखो बच्चा, हमें मान लो इस बर्फ को पूरा पिघलाने के लिए अगर 400 जूल एनर्जी देनी पड़ी, मान लो 400 जूल एनर्जी देनी पड़ी, तो अगर हम इस लिक्विड को वापस अगर बर्फ बना दे, इस लिक्विड को, मान लो इस लिक्विड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इस बर्फ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इस बर्फ को अगर हमें लिक्विड में बदल देना है तो हमने 400 जूल एनर्जी दे दी, ठीक है, तो ये लिक्विड में बदल गया, लेकिन अभी भी टेम्परेचर नहीं बदला। लेकिन अगर इस लिक्विड को वापस हमें बर्फ जमाना हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉरी, अब वापस यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड में बदलना हो, अब लिक्विड से सॉलिड में बदलने के लिए हमें एनर्जी निकालनी पड़ती है ना। देखो एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो गई। और कुछ स्टेट चेंज होती है किससे, एनर्जी निकाल लेने पर। एनर्जी निकाल लेने पर क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, है ना। आप आइसक्रीम जमाते हो फ्रिज में, क्या करते हो, लिक्विड फॉर्म में उसको रखते हो, फिर बाद में वो सॉलिड में जम जाता है। क्यों, क्या फ्रिज एनर्जी देता है, फ्रिज गर्म करता है उसको, नहीं ना। फ्रिज क्या करता है, उसको ठंडा करता है, मतलब वो एनर्जी निकाल लेता है ना। तो ऐसे में उससे कितनी एनर्जी निकाली जाएगी, उतना ही जितना कि उसको जमाने में लगी या उसको पिघलाने में लगी, है ना। तो हम इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी कहते हैं। क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, जैसे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहा गया। मेल्टिंग कब कहा गया, जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। अगर कोई लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीज हो गया वो, है ना। तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी कहते हैं। अब जितनी एनर्जी क्या होगी मेल्टिंग के लिए उसको दी जाएगी, उतनी ही एनर्जी अगर हम निकाल लें तो वो फ्रीज हो जाएगा। ये दोनों ही सेम होगा। हम कह सकते हैं अगर 334 जूल एनर्जी देने पर 1 ग्राम बर्फ पिघल जाता है, तो 334 जूल अगर एनर्जी हम निकाल लें उससे, तो वही 1 ग्राम जो पानी बना है वो वापस 1 ग्राम बर्फ बन जाए, सिंपल। अब बात आ गई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, है ना। वेपराइजेशन में क्या होता है, कोई लिक्विड गैस में चेंज होता जाता है ना, गैस में चेंज हो जाता है। तो ऐसे में स्टेट क्या होगी, गैस से बदल गई। अब 1 ग्राम पानी को हम गैस से बदलने के लिए 2260 जूल एनर्जी देते हैं। तो अगर हम में इस गैस को वापस पानी में बदल देना हो तो कितनी एनर्जी निकालनी होगी। अब गैस को, है ना, मतलब कोई वेपर है, वेपर को वापस ठंडा किया जाएगा ना, तभी वो लिक्विड में बदलेगा, है कि नहीं। देखो एक तरफ एनर्जी दोगे तो वो वेपराइजेशन है, एनर्जी निकाल लोगे, अब निकाल लिए तो क्या कहोगे इसको, आप कोई वेपर है, वेपर को वापस लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो उसको क्या कहते हो, कंडेंसेशन, है ना, संघनन कहते हो। तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर 2260 जूल देने पर 1 ग्राम पानी भाप में बदल जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, तो 2260 जूल अगर एनर्जी हम निकाल लेते हैं, है ना, तो वो जो भाप होगी वो वापस पानी में बदल जाएगी। इसीलिए इन दोनों को समझना जरूरी था। अब समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान दो, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, हाँ, लेटेंट हीट को एल से लिखते हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट को कहीं कहीं सी से लिखते हैं, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने बताया था, स्पेसिफिक हीट को एस से भी लिखा जाता है। उसी तरह लेटेंट हीट को क्या लिखा, एल से लिखा जाता है। अब एल यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू है हीट जिसका मात्रक है जूल, हीट को जूल में लिखा जाता है। अब यहाँ पर एम क्या है, एम है मास, जिसको हम ग्राम में लिख सकते हैं, किलोग्राम में लिख सकते हैं। अगर हम मास को हम ग्राम में लिख सकते हैं तो इसी तरह हीट की जो छोटी यूनिट है वो जूल होगी, है जूल प्रति ग्राम। लेकिन अगर हम मास को किलोग्राम में लिख रहे हैं तो जूल भी क्या होगी, वो किलो जूल में बदल जाएगी, है कि नहीं। ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये एक जूल में है दूसरा किलोग्राम में, छोटी यूनिट के साथ छोटी यूनिट। अगर आप मान लो किसी चीज की लंबाई नाप रहे सेंटीमीटर में, हाँ, तो उसकी चौड़ाई भी सेंटीमीटर में नापोगे कि उसको मीटर में नाप दोगे। समझने में आसानी के लिए क्या करते हो, उसी यूनिट का इस्तेमाल करते हो ना, इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना। और इसको भी उसी तरह निकाला जाता है जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था। बस अंतर क्या था, उसमें ये देखा जाता है कि टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने थर्मामीटर लगाया था। अब थर्मामीटर
ना लगाकर ऐसे में क्या किया जाता है, उसी चेंबर में, उसी डिब्बे में क्या करेंगे, पानी रखने के बाद उसको हीट देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हीट दी है इतने समय में। अब हीट देने के बाद, अभी भी नहीं देखी हो तो जाकर देख लो, समझ में आएगा। ठीक है, तो हीट देने पर क्या होगा, हीट देने पर हम ये देखेंगे उसके वजन में कितना कमी आई। क्या, वजन में कितनी कमी आई, मतलब वहां पर जो ग्लास में पानी रखा था, ठीक है, जिस बेसन में पानी रखा था, इसमें देखेंगे कि 1 ग्राम पानी अगर कम हुआ, ठीक है, 1 ग्राम पानी कम हुआ तो उसके लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ी, जितना ग्राम पानी कम हुआ। अब ग्राम पानी कम होने से क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है। अब फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन तब करेंगे ना, मान लो वहां पर बर्फ रख दिए हैं, बर्फ रख दिए, अब वहां पर देख रहे हैं कितना बर्फ पिघला। अब मान लो हमने उसको 100 जूल एनर्जी दे दी, 100 जूल एनर्जी देने पर वो बर्फ पिघला। अब बर्फ उसी कटोरी के अंदर है, मान लो एक कटोरी ले लिए, है ना, जैसे वो प्रैक्टिकल किए थे पहला वाला। तो प्रैक्टिकल में क्या था, हीटर में हम गर्म कर रहे हैं, हमें पता है कि हीटर से कितनी एनर्जी निकल रही है। अब यहाँ पर हमने इस कटोरी में क्या किया, बर्फ रख लिया, मान लो बर्फ 5 ग्राम है, 5 ग्राम बर्फ को हम 5 सेकंड तक, हाँ, मान लो एनर्जी दे दी है, तो हमें एनर्जी पता है 5 सेकंड तक हमने कितनी एनर्जी दी, 5 ग्राम बर्फ है। अब क्योंकि बर्फ इसी कटोरी में अगर पिघल जाएगा, हाँ, इसी कटोरी में पिघल जाएगा, तभी वजन तो उतना ही रहेगा ना। तो ऐसे कंडीशन में हम इस कटोरी को निकाल कर जब बर्फ को, हाँ, पानी से अलग करके उसका वजन करेंगे तो हम देखेंगे कि बर्फ का वजन कम हुआ है, बर्फ का वजन कम हुआ है। मान लो ये 5 ग्राम से बर्फ का वजन अब 3 ही ग्राम रह गया, तो हम क्या जानेंगे कि 2 ग्राम बर्फ का वजन क्या हुआ, कम हुआ, मतलब 2 ग्राम बर्फ पानी में बदल गया, मतलब पानी कितना होगा, 2 ग्राम के बराबर। सिंपल। अब क्योंकि हमें मान लो 5 सेकंड में जितनी एनर्जी दी है उसका हम भाग कर देंगे किससे, पानी के वजन से। 2 ग्राम पानी मान लो 100 जूल, हाँ, एनर्जी को हम 100 जूल में लिखते हैं ना, सॉरी 100 जूल प्रति 2 ग्राम, जूल। देखो फॉर्मूला क्या था, क्यू, ऊपर जूल लिख देंगे, नीचे ग्राम। अब क्योंकि 2 से पूरा काट दोगे, हाँ, तो क्या आएगा, 50 जूल प्रति ग्राम। मतलब 1 ग्राम पानी को पूरी तरह से यहाँ पर, हाँ, सॉरी 1 ग्राम बर्फ को, उल्टा बोल दिए, 1 ग्राम बर्फ को, हाँ, पानी में बदलने के लिए, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी, यहाँ पर 50 जूल देनी पड़ी। ठीक, देखो चाहिए इसे समझने के लिए है, क्योंकि अगर हम बर्फ को पानी में बदलते हैं, ठीक है, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए हमें 334 जूल प्रति ग्राम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने बताया कि किस तरह से इसको निकाले होंगे, जैसे हमने स्पेसिफिक हीट को निकाला उस तरह इसको भी निकालने के बाद। अब देखो, आप कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है बच्चा, ध्यान रखो उसको एक बार में नहीं मानते, क्यों, मान लो एक बार में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी ही आएगी, है ना, तो इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को कई बार करके देखा जाता है। आप जब भी प्रैक्टिकल करोगे, अभी मान लो क्लास 9th में हो, स्कूल में प्रैक्टिकल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हो सकता है क्लास 10th में या 12th में जाओ, हाँ, 11th 12th में, तो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए। तो ऐसे में ये प्रैक्टिकल जब हो तो आप देखोगे कोई भी प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसको कई बार करवाया जाता है। कि पहली बार में मान लो हाँ, आपका मान लो पहली बार प्रैक्टिकल किए आपका मान आया कि, हाँ, 50 जूल प्रति ग्राम आया, दूसरी बार प्रैक्टिकल किए मान लो 51 जूल प्रति ग्राम आ गया, दूसरी बार प्रैक्टिकल कर लिए तो हो सकता है 55 जूल प्रति ग्राम आ गया। हाँ, उसी प्रैक्टिकल को कई बार दोहराने पर तो हम देखते हैं कि हमने 3 बार प्रैक्टिकल किया और तीनों बार कुछ वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आई है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक एक वैल्यू बतानी पड़ती है ना, कोई भी प्रैक्टिकल दिया हो। तो ऐसे में क्या करते हैं, हमने 3 बार प्रैक्टिकल किया था, हाँ, और टोटल कितना आंसर आया, तो टोटल तीनों नंबर को जोड़कर 3 बार किए और 3 से डिवाइड कर दो। कहने का क्या मतलब है, इसका ही एवरेज निकाल दो, इसको एवरेज कर दो, है ना। एवरेज निकालते कैसे, एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। हाँ, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, जोड़ देना, ठीक है, सिग्मा का मतलब प्लस कर देना। एक्स में क्या क्या रखोगे, यही सब चीजें, हाँ, जैसे 50 प्लस 51 प्लस 55, हाँ, है ना। ठीक, अब एन की जगह पे क्या रखोगे, कितनी बार किए हो आप प्रैक्टिकल, 1 2 3 बार किए हो तो टोटल जोड़ने के बाद उससे 3 से भाग कर दो, जो भी आंसर आए वो औसत होता है, एवरेज। ठीक है, उसी को हम प्रैक्टिकल में बताते हैं, उसी आंसर को हम प्रैक्टिकल में बताते हैं। मान लो ये प्रैक्टिकल हमने 4 बार किया, एक बार किया दोबारा फिर से 50 आ गया, तो क्या करोगे, इसमें एक बार और 50 जोड़ दोगे। अब क्योंकि प्रैक्टिकल कितनी बार किए हो, 1 2 3 4, अब इसको कितनी से भाग दोगे, 4 से। अब इसके बाद जो आंसर है वो उसका एवरेज होगा। इसी तरह से एवरेज निकालकर हमेशा प्रैक्टिकल में बताया जाता है। और ये जो आंसर भी आया होगा ना, ये न जाने कितनी बार प्रैक्टिकल करके उसका एवरेज निकाल कर ही दिया होता है। एक बार में कोई भी प्रैक्टिकल सही नहीं आता है। एवरेज निकालने से क्या होता है, क्या फायदा है एवरेज निकालने से, एवरेज निकालने से होता ये है कि जो हमारी गड़बड़ियां हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। हम्म, हो सकता है पहली बार में हमारा ज्यादा
गड़बड़ी हो, दूसरी बार में उससे ज्यादा हो सकती है, तीसरी बार में हो सकता है उससे ज्यादा, चौथी बार में उससे कम। तो हर बार गड़बड़ी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ सकती है, क्योंकि हमारा ध्यान क्या होता है, एकदम एक ही बार में सही से हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो गड़बड़ियों को कम करने के लिए, हाँ, इसीलिए उसका एवरेज निकालकर हर एक्सपेरिमेंट का किया जाता है। तो इसी तरह से लेटेंट हीट निकाला जाता है। तो यही है बच्चा लेटेंट हीट। और इसके साथ साथ एक चीज और था, क्या, स्पेसिफिक। हाँ, देखो, कभी कभी कुछ बुक्स में स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी लिखा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट को एस एल एच से लिखा जाता है, क्या, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ठीक है, तो ऐसे में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही एक ही है। जैसे स्पेसिफिक हीट होता है उसी तरह स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता है, बस अंतर इतना है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और लेटेंट हीट जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज हो जाती है। क्या? स्टेट चेंज हो जाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लो, हाँ, आप याद कर लेते हो लेटेंट हीट निकालने का फॉर्मूला, हाँ, जूल प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम, जूल को क्या करते हो, जू से लिखते हो, ग्राम को एम से। लो, फॉर्मूला हो गया लेटेंट हीट का, है ना। इस तरह से फट से याद कर लोगे, लेटेंट हीट को एल से लिखते हैं। आप देखो, अगर आपको सवाल में क्या, क्वेश्चन में दे दे कि हमने इतनी एनर्जी दी, या हमने 5 ग्राम पानी लिया, 5 ग्राम पानी लिया, उसको हमें वेपर में बदलना है, क्या, वेपर में बदलना है, तो बताओ हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या पूछा है, क्यू की वैल्यू, कितनी एनर्जी कितनी हीट देनी पड़ेगी। आपको क्या क्या दिया है, पानी का वजन दे देगा, 5 ग्राम पानी, हाँ, एम की वैल्यू आपको मान लो पता है। लेटेंट हीट ऑफ वाटर क्या होता है, अब ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर किस कैटेगरी का है, पानी को वेपर में बदल रहा है, मतलब ये पूछेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। तो मान लो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको पता है कि 1 ग्राम पानी को बदलने के लिए 2260 जूल प्रति ग्राम की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या करोगे, हाँ, फॉर्मूला बनाओगे क्यू का, क्यू को वहीं पर छोड़ दोगे। अगर पहला वीडियो देखे हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्यू को यहीं पे छोड़ दोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये बटे में है। तो एम को क्या करोगे, बराबर की दूसरी तरफ लाओगे, तो ये देखो यहाँ पर ये भाग की फॉर्म में था, है, डिवाइड की फॉर्म में था, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन गया एम इंटू एल, है ना। दूसरी तरफ गया तो गुणे में बदल गया वो। अब हमको पता है 5 ग्राम पानी है, और 1 ग्राम पानी को बदलने के लिए जो लेटेंट हीट होता है वो 2260 जूल प्रति ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या था, 5 ग्राम पानी था। अब देखो आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा ग्राम से ग्राम कट गया, हाँ, आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा। ठीक, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो कि 5 ग्राम पानी अगर गर्म करना है तो आपको इतने जूल एनर्जी देनी है। तो ये रहा घुमा फिराकर वही लेटेंट हीट का फॉर्मूला। तो देखो बच्चा, अब इसके अलावा एक और चीज हमने एक्स्ट्रा जोड़ी थी सिलेबस में, क्या, स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू। जी हाँ, स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू। अब स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू होती क्या है, हाँ, स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू, अगर हम 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ईंधन को, यहाँ पर हम ईंधन को ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ईंधन के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू हर चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के लिए हमने 5 ग्राम प्रोटीन लिया, 5 ग्राम प्रोटीन लिया तो हमें कितनी कैलोरी मिली, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या, स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू को सिर्फ फ्यूल के लिए, सिर्फ ईंधन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू क्या होती है, जिसको स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू होती है, अगर हम 1 ग्राम ईंधन को जलाते हैं तो उससे हमें कितनी हीट मिलती है। क्या, अगर हम 1 ग्राम ईंधन को, कोई फ्यूल है जिसका हम 1 ग्राम जलाते हैं, हाँ, तो उसको जलाने पर, हाँ, उसका कंबस्शन करने पर हमें कितनी हीट, उससे कितनी गर्मी मिलती है, उसी को हम स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लो हमने 1 ग्राम एलपीजी गैस को जलाया, एलपीजी गैस जलाया 1 ग्राम, तो उससे हमें लगभग 55,000 जूल प्रति ग्राम, हाँ, ये आपको पता है, एलपीजी का लगभग 55,000 जूल प्रति ग्राम। मान लो हम केरोसिन ले लेते हैं, क्या, मिट्टी का तेल। ठीक है, तो मिट्टी का तेल जो होता है उसकी जो स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू होती है वो लगभग 1 ग्राम जलाने पर 45,000 जूल प्रति ग्राम होता है। ठीक उसी तरह अगर लकड़ी जला देते हैं, लकड़ी वुड जला देते हैं, तो लकड़ी जलाने पर हमको लगभग 17,000 जूल, हाँ, 1 ग्राम लकड़ी जलाने पर हमें लगभग 17,000 जूल एनर्जी मिलती है। अब इससे क्या मतलब, ये बताने का क्या मतलब था, इससे जो सवाल आएंगे बच्चा वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। जैसे मान लो हम आपसे कोई सवाल पूछते हैं कि आप 1 ग्राम पानी को, ठीक है, भाप में बदल रहे हो, या आप 1 लीटर पानी लिए हो, है ना, 1 लीटर पानी को आप 1000 वाट के इंडक्शन कुकर पर रख के 15 मिनट तक गर्म कर दिए, क्या, 15 मिनट तक गर्म कर दिए, तो हमें बताओ कि कितना पानी कम हुआ। इस तरह के सवाल। या मान लो हम एक चूल्हा जो मिट्टी वाला होता है, ठीक है, गांव में देखे होगे ना, लकड़ी वाला चूल्हा, लकड़ी वाले चूल्हे पर हम 1 लीटर पानी आपको गर्म करने के लिए दे दिए हैं,
हाँ, 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए दे दिए, तो बताओ आप कितना नकली लोगे? सवाल अच्छा है ना। मान लो नकली ना लेकर आप केक लेते हो। क्या? अरे गाय का गोबर है, काउ डंग केक कहते हैं ना केक, छी, केक गंदा वाला केक। ठीक है, तो गोबर जो लेते हो, जिसको गोबर या गोईठा भी कहते हैं, तो कितना लोगे? देखो गोबर जो काउ डंग केक होता है काउ डंग केक, सॉरी केक सी, हाँ सीडीसी, वाह। काउ डंग केक जो होता है, उसकी जो स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू होती है वो लगभग 7,000 होती है। हाँ, 7,000 जूल प्रति ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम अगर वो काउ डंग केक आप चलाते हो तो लगभग 7,000 जूल होती है। ठीक है, आपके सामने देखो ये पूरी लिस्ट आ गई है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो। आगे जितने भी सवाल होंगे याद रखो, अब इसके बाद इसके ढेर सारे सवाल होंगे। और हाँ, उन सवालों को जितना आप देखोगे उतना आपको बेहतर क्लियर होगा। हमने इस सवालों को खास तौर पे आपके लिए ऐसे तरीके से डिजाइन किया है कि जितनी बार जितना सवाल देखो आप, ठीक है, हर एक वीडियो में एक ही सवाल होगा, ठीक, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर सारे सवालों की लिस्ट दी होगी। आप आसानी से जाओ, उस पर क्लिक करो। आप देखो इस सवालों को इस तरह से खास तौर पर डिजाइन किया गया है कि आपकी ब्रेन की पावर, इसको सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बढ़े। ठीक है, क्योंकि इन सवालों में हम कैलोरीमेट्रिक, जो पहला वीडियो था कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ लेटेंट हीट को भी जोड़कर और स्पेसिफिक हीट को जोड़कर, और साथ ही साथ स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू, इन चारों चीजों को जोड़कर कंबाइन करके आपको करना बताएंगे। और कुछ मशीनों का अध्ययन करेंगे, मशीनों जिनको बनाने के लिए हम किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम इनकी कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं कि हाँ ये मशीन अगर हम बनाते हैं, ये मशीन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें ये फायदा हो सकता है और ये मशीन ऐसे बन सकती है ना। तो याद रखो, अगला पार्ट जरूर देखना। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सीखने और समझने में आसानी हुई हो तो जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्योंकि इससे हमें इस वीडियो को इम्प्रूव करने में और आसानी होगी। क्योंकि हम सोच रहे हैं, ठीक है, कि हर वीडियो हमारा परफेक्ट हो। अब जितना हमसे परफेक्ट हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कमी दिखती है तो आप जरूर बताओ। धन्यवाद।